दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर की। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है। आप याद रखना, आपकी किताब पर आधारित है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है। क्वेश्चन एक भी आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें कि आप सबको सही विकल्प दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सही विकल्प है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। वार्षिक परीक्षा तक हम बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर बाल गोविंद भगत को साहब मानने वाले व्यक्ति था, उनका याद रखना। बाल गोविंद भगत जो है साहब मानते थे कबीरदास को। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ऐसा भी आप याद रखना। बाल गोविंद भगत अपनी खेती बाड़ी की सारी पैदावार जो निकलती थी कबीर मठ लेकर जाते थे, और उसके बाद में कबीर मठ से जो उनको प्रदान किया जाता था वो अपने घर पर लेकर आते थे। ऐसे व्यक्ति थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बाल गोविंद भगत आंसर के रूप में बताना है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वे धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। दोस्तों क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप सबको मैं बार बार एक बात बता चुका हूँ कि परिभाषाएं आप कुछ याद रखेंगे जो कि ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर है ना, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ पर परिमाणवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि मापतोल की बात नहीं की जा रही है, किसी स्थान की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर समय की भी बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा हो जाएगा करेक्ट उत्तर के रूप में। रीति का मतलब है नियम, मतलब नियम से चल रहा है वो, कैसे धीरे धीरे चल रहा है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को रीतिवाचक बताना है। इसके बाद देखिएगा, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। दोस्तों माता का अंचल शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया जो पाठ है ना, वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। अब वो उसके जो पिताजी है उसको भभूत का टीका लगाते थे और बम भोला बना देते थे। याद रखना आप सभी, भभूत का टीका लगाते थे। इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकाल के कवि थे। दोस्तों रीतिकाल से रिलेटेड एक बात आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, मतलब श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रीतिकाल के जो कवि हैं इसमें आप लोगों को बताना है भूषण, ये रीतिकाल के कवि हैं। अज्ञेय जी जो है दोस्तों प्रयोगवाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। और यहाँ पर जो आपके सामने जगमोहन सिंह जी दिए हैं, ये भी आप लोगों को प्रयोगवादी कवि बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं, एक बात तो आप ये याद रखना। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, ठीक है ना। और यहाँ पर सूरसागर सूरदास की रचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ। विनय पत्रिका तो तुलसीदास की है, ये आपको करेक्ट उत्तर इसमें करना रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वें रस का नाम है। दोस्तों जो 10वां रस है वो वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। वात्सल्य रस जो है इसके सम्राट कौन है, तो आप सबको एक बात याद रखना है, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनका वात्सल्य का जो स्थायी भाव है वो वत्सल हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, ठीक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट इसको याद रखेंगे। इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों इसमें आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिएगा, संधि के भेद होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को संधि के 3 भेद बताना है। कितने भेद बताना है? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, तो इसमें आप लोगों को कंचनजंगा उत्तर के रूप में बताना है, ठीक है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम कंचनजंगा है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा आप इस पर ज़्यादा गौर करेंगे। अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के गुरु थे। तो दोस्तों सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है। तो जो चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों 16-16 मात्रा होती है, और ये सममात्रिक छंद होता है क्योंकि इसमें सारी मात्राएं एक जैसी होती है, समान होती है।
ठीक, समान मात्राओं का छंद सममात्रिक छंद कहलाता है। चौपाई छंद जो है ये मात्रा की गिनती पर आधारित है, इसलिए मात्रिक छंद भी है और इसमें 16-16 मात्राएं होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। दोस्तों प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियां। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल था। ये आप सबको कंप्लीट आंसर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला ये प्रश्न आपके लिए आ चुका है, आप अच्छे से याद रखेंगे। सही जोड़ी में सबसे पहले जो आप लोगों को सही जोड़ी दी है उसको आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर गद्य की विधाएं, तो गद्य की विधा जो है दोस्तों ये निबंध आपके सामने लिखा है ना, निबंध गद्य की विधा है। लखनवी अंदाज ये यशपाल जी के द्वारा रचा गया पाठ है। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का जो अर्थ होता है ये एकमात्र सहारा होता है। मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय की रचना है। कामायनी, दोस्तों कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है, ऐसा आप लोगों को सबको बताना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है दोस्तों इसमें मानवीकरण अलंकार होता है, आप सबको कंप्लीट आंसर के रूप में मानवीकरण अलंकार बताना है। अब आप एक काम करेंगे, इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बढ़िया अच्छे से याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखी है, तो आप लोगों को याद रखना है वस्तु एक आवश्यकता अनेक, आवश्यकता अनेक, ऐसा आप याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्रांति के बादल कहा है, एक तो ये याद रखना, और एक बाल कल्पना कहा है, ये भी आप याद रखना। देखो यहाँ पर दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बाल कल्पना और क्रांति के बादल, ठीक, दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा रस के कितने अंग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर गद्य की जो गौण विधाएं हैं इसमें आप लोगों को एक बात बता देता हूं। एक तो आप लिखेंगे भेंट वार्ता, भेंट वार्ता, ठीक, भेंट वार्ता के बाद में आप लिखेंगे एक यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, ठीक, और यात्रा वृत्तांत के बाद में एक और लिखेंगे आप जिसको हम डायरी कहते हैं। ये गद्य की 3 गौण विधाएं हमने बता दी है। इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं। दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं, सभी स्टूडेंट को याद रखना है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास।